गुड मॉर्निंग क्लास 8। टुडे वी रीड सिविक्स लेसन अंडरस्टैंडिंग लॉज, कानूनों की समझ। हम सभी कई तरह के कानून से परिचित हैं, चाहे वो शादी की उम्र हो या एक पर्सन जो वोट दे सकता है। शायद जो लॉ वो डीलिंग करते हैं बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। इसी में हम ये जानते हैं कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है। क्या ये लॉ सभी के लिए अप्लाई होते हैं? क्या ये नए लॉ जो होते हैं वो कैसे सामने आते हैं? तो किस तरह से ये लॉ जो है वो अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल होते हैं? नागरिकों को इस लॉ के अंदर जो है किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये सारा जो हम ये सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या लॉ सभी के लिए अप्लाई होता है? जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के होते हैं, वो अग्री करते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी मनमाना नहीं है। एक पावर जो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर है, वो इसलिए इंस्टीट्यूट सेवरल प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं रूल ऑफ लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रूल्स का ये होता है कि सभी पर्सन जो इंडिपेंडेंट इंडिया में है वो इक्वल है लॉ से पहले। यानी कि लॉ ये कहता है कि हमारे यहाँ पर सभी जो इक्वल है, चाहे वो पर्सन किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, सभी जो है वो लॉ के सामने बराबर है। ये रूल जो होता है इसका मतलब ये होता है सभी लॉज जो अप्लाई होता है इक्वली होते हैं सारे सिटीजन ऑफ द कंट्री के लिए, और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ना एक गवर्नमेंट ऑफिशियल और ना ही एक अमीर व्यक्ति और ना ही जो प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री का। सभी लॉ के नीचे है, कोई लॉ से ऊपर नहीं है। कोई भी क्राइम और वॉल्यूशन जो लॉ का एक स्पेसिफाइड पनिशमेंट होती है, वो एक प्रोसेस होती है। जैसे जब कोई भी एक अपराध करता है व्यक्ति, तो किस तरह से जो उसको किस तरह से पनिशमेंट देना चाहिए, ये सब एक जो है प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता था? इवोल्यूशन ऑफ लॉज इन इंडिया। अब लॉज का इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया के अंदर? एंशियंट इंडिया में यहाँ पर कई अनगिनत और एक ही समय पर लोकल रूल्स होते थे। डिफरेंट कम्युनिटीज जो होती थी वो डिफरेंट डिग्रीज एंजॉय करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और वो अपने कानून बनाते थे। कुछ केसेस के अंदर हमने देखा कि जो पनिशमेंट होती थी दो लोगों के लिए वो रिसीव होती थी सेम क्राइम पर, लेकिन उनकी कास्ट बैकग्राउंड के आधार पर कि उनकी कास्ट कौन सी है, वो लोअर कास्ट के या अपर कास्ट के, तो उसके आधार पर ही जो है उनको कठोर दंड दिया जाता था। ये स्लोली चेंज होता गया ये सिस्टम जब लॉ ने एक फर्दर इवॉल्व कर लिया ड्यूरिंग द कॉलोनिकल पीरियड। अक्सर ये बिलीव किया जाता है कि ब्रिटिश कॉलोनिकल जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रूल ऑफ लॉ इंडिया के अंदर। हिस्टोरियंस एक विवादास्पद कर रहे हैं इस क्लेम को सेवरल ग्राउंड्स के अंदर। उसमें सबसे पहला आता है कि पहला कौन कौन से उसका सेवरल ग्राउंड्स के अंदर उन्होंने क्लेम किया है। फर्स्ट ये कि कॉलोनिकल रूल जो लॉ जो है वो मनमाना है, और सेकंड ये कि इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल अदा किया डेवलपमेंट करने के लिए लीगल स्थिति हमारे ब्रिटिश इंडिया के अंदर। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि जो मनमानी मनमानी चीज़ जो थी उनकी उस टाइम में, कि ब्रिटिश लॉ जो था वो सैडिटेशन एक्ट था 1830 का। तो जो सैडिटेशन जो था वो ब्रॉडली अंडरस्टूड होता था इस एक्ट के साथ में कोई भी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइज कर सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू। अगर कोई भी इंसान ब्रिटिश रूल को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देता तो उसको बिना किसी ट्रायल के जो गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीय राष्ट्रवादी ने प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइज किया था इस मनमाने यूज जो अथॉरिटी हो रही थी ब्रिटिश के खिलाफ। उन्होंने फाइटिंग और ग्रेटर इक्वलिटी स्थापित की, और उसी के साथ भी चाहते थे कि एक चेंज हो जाए लॉ का जिसमें एक सेट ऑफ रूल्स हो, और उसकी वजह से वो उसको फोर्सली उसको जो ओबे भी कर सके। तो इसी के साथ में कई तरह की जस्टिस, यानी कि लॉ जब आता है तो उसका मीनिंग क्या है? जस्टिस। कानूनों का निर्माण कब करेंगे? जब हमें न्याय चाहिए। अगर न्याय चाहिए तभी कानूनों को जो निर्माण किया जाता है। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ उसके द्वारा जो इंडियन लीगल प्रोफेशन जो थे उन्होंने एमर्जिंग और डिमांडेड कर दी थी कॉलोनिकल कोर्ट्स के अंदर। उन्होंने स्टार्ट किया था यूज करना लॉ का डिफेंड करने के लिए लीगल राइट्स जो इंडियंस के थे। इंडियन जजेस ने भी एक ग्रेटर रोल अदा किया डिसीजन बनाने में। इसीलिए यहाँ पर कई सेवरल वेज थे जिससे इंडियंस ने एक मेजर रोल प्ले किया इवोल्यूशन ऑफ द रोल लॉ के लिए कॉलोनिकल पीरियड के दौरान। जब अडॉप्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का तो जो डॉक्यूमेंट सर्व हुए थे फाउंडेशन, और इसी के साथ में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने लॉ बनाना स्टार्ट किया था कंट्री के अंदर। एवरी ईयर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पास करते हैं न्यू लॉज और उसमें अमेंडेड करते हैं। हमने पढ़ा है कि हिंदू सैंक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, son, daughters and their mothers can get
एंड इक्वल शेयर्स ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, यानी कि फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर बेटा बेटी और उसकी माँ सबका जो है बराबर का अधिकार होता है। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन एनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इसी के साथ में एक नया लॉ जो लागू किया था जिसको पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है ब्रिटिश मनमानी का, वो था रॉल्ट एक्ट जो अलाउड किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें लोगों को जो है बिना किसी चीज़ के जो है लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया बिना किसी वजह के अंदर। भारतीय राष्ट्रवादी जिसके साथ में महात्मा गांधी जो थे उन्होंने भी इसके खिलाफ जो है इस रॉल्ट बिल के खिलाफ अपोजिशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। इन सब के बावजूद एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेक्ट जो थे रोल एक्ट के अंदर वो इफेक्ट के उसका प्रभाव पड़ा था 10 मार्च 1919 को। पंजाब के अंदर जो प्रोटेस्ट अगेंस्ट किए गए थे एक्ट में वो कंटिन्यू क्वाइट अफेक्टिवली थे और अप्रैल 10 के अंदर 2 लीडर्स जो थे मूवमेंट में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन चवा वो अरेस्टेड हो गए थे। To protest these arrests, a public meeting was held on 13 अप्रैल in जलियांवाला बाग इन अमृतसर। इन प्रोटेस्ट इस जो अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए ही एक पब्लिक मीटिंग हेल्ड की गई थी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर। जनरल डायर एंटर हुआ पार्क में अपनी सेना के साथ में। उसने केवल एग्जिट का जो था वहां पर क्लोज कर दिया और बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया अपने ट्रुप्स को फायर करने के लिए। कई हजारों लाखों लोग जो है वो मारे गए थे इस गन फायर के अंदर और बहुत सारे लोग जो थे वो घायल हो गए, इस चाहे उसके साथ में वुमन और चिल्ड्रन भी थे। ये पेंटिंग शो करती है जो ट्रुप फायरिंग हुई थी लोगों के ऊपर जलियांवाला बाग मास के दौरान। नाउ इज मेकिंग न्यू रूल्स, यानी कि नए कानून बनाना। पार्लियामेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती है नए कानून बनाने के लिए। यहाँ पर कई वेज है जिसके द्वारा जो है और कई तरह की ऐसे जगह भी है जहाँ पर हम लोग कानून बना सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के अंदर जहाँ पर एक पर्टिकुलर लॉ की ज़रूरत होती है। एक इम्पॉर्टेंट रोल पार्लियामेंट जो है वो सेंसिटिव होता है प्रॉब्लम फेस्ड जो की जाती है लॉ के द्वारा। जो रोल होता है सिटीजन का वो इम्पॉर्टेंट होता है helping parliament frame different concerns that people might have into laws. From establishing the need for a new law to its being passed at every stage of the process, the voice of the citizen is quickly element, यानी कि हर एक लॉ के खिलाफ आवाज़ उठाना, एक पब्लिकली चीज़ करना, वो भी सिटीजन के लिए क्विकली एलिमेंट है। ये वॉइस जो है हम लोग सुन सकते हैं टीवी रिपोर्टर्स के द्वारा, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग, इन सब के द्वारा जो है हम लोग एक पार्लियामेंट का जो उसके साथ में हम लोग हेल्प करके पार्लियामेंट की सारी जो चीज़ें उसको फेवरेबल और ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं लोग। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, आप सबने नाम सुना है घरेलू हिंसा के, जिसकी वजह से कई ज़्यादा जो है औरतों को मतलब ऐसे उनके साथ में इंजरी की जाती है। उनके हस्बैंड जो है वो वाइफ को इस तरह से बिना किसी कारण के फिजिकली टॉर्चर करते हैं, उन्हें मारते हैं और वुमन जो है वो इमोशनली जो अब्यूजिंग करते हैं, उनको अब्यूजिंग करते हैं, अब्यूज वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वुमन के लिए। और इसी के साथ में चाहे वो वर्बली हो, सेक्सुअल हो या इकोनॉमिक अब्यूज़ हो। इकोनॉमिक अब्यूज़ यानी कि उसे ये कहा जाता है कि अपने मायके से जो है आप दहेज वगैरह लेके ऐसा नहीं किए जाते तो उनके साथ में जो है डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। वर्बली उनको गाली गलौज देके और सेक्सुअली उनके जो है बिना उनकी इच्छा के अनुसार जो है सेक्सुअल करने में, ये सारी चीज़ें जो है इस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस कई बार हम लोग देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन जो वुमेन का होता है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड किया गया था जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग की गई टर्म डोमेस्टिक को। इसी के साथ में सभी वुमेन्स जो लिव और हैव लिव टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, यानी कि जो घरेलू की सारी चीज़ों के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी शेयर करे विद अ मेल मेंबर हु इज़ प्रिपेरेटिंग द वायलेंस, यानी कि वायलेंस को हटाने के लिए जो एक एक्ट बनाया गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसकी एक्ट के द्वारा अब इसका ये इफेक्ट पड़ा है कि अब घरेलू हिंसा कम तो हो गई है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते घरेलू हिंसा होती नहीं है। घरेलू हिंसा अभी भी उतनी ज़ाहिर है जैसे कि पहले होती थी, लेकिन हाँ अगर कोई इंसान जो है इस तरह के कानून का सहारा ले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 तो इसको जो है रोका जा सकता है। नाउ इज अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज क्या है, तो हम लोग ये देखते हैं सिचुएशन जब पार्लियामेंट पासिस करती है लॉज को तो अनपॉपुलर होता है, बहुत ही अनपॉपुलर होता है। समटाइम्स एक लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और यहाँ तक कि लीगल भी होता है, अगर वो कंटिन्यू अनपॉपुलर हो और अनएक्सेप्टेबल हो लोगों के द्वारा, क्योंकि वो फील करते हैं इंटेंशन उसके पीछे कि वो अनफेयर है और हार्मफुल है। हालांकि लोग
क्रिटिसाइज करते हैं लॉ को, होल्ड करते हैं पब्लिक मीटिंग को, लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में, रिपोर्ट करते हैं टीवी न्यूज़ चैनल में। एक डेमोक्रेसी जैसे हमारे डेमोक्रेसी में होता है, हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे विचार जो भी है, तो सिटीजन्स उससे एक्सप्रेस करते हैं अपनी बिना इच्छा की कि ये जो है लॉ इस तरह से फ्रेम्ड नहीं करना चाहिए पार्लियामेंट को। जब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो फील करते हैं कि रॉन्ग लॉ पास हो गया है, तो वो प्रेशर करते हैं पार्लियामेंट को उसमें चेंज करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारी म्यूनसिपल लॉज जो है वो यूज़ की जाती है, स्पेस, म्यूनसिपल लिमिट्स। हमने अक्सर देखा है कि पटरी पर दुकान लगाना, यानी फुटपाथ पर दुकान लगाना, पटरी पर दुकान लगाना, फेरी लगाने वालों को, नो वन विल डिस्प्यूट दैट नेसेसरी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑफ द। हम ये सारे लॉज जो है वो क्यों बनाते हैं? ताकि लोग जो है, ऐसा नहीं कि फेरी लगाने वाले और जो पटरी पर दुकान लगाते हैं इसके लिए ज़रूरी नहीं, ये लॉज जो है सभी के लिए बराबर होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर जो है वो इजीली वॉक नहीं कर पाएगा। जब वो सब बैठे रहेंगे तो कौन कहाँ से कैसे होके जाएगा। हालांकि कोई भी डिने नहीं करता कि जो होकर्स और जो वेंडोर्स है वो प्रोवाइड करते हैं असेंशियल सर्विस, यानी कि वो लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें होती है उसको बहुत ही सस्ती और एफिशिएंटली करते हैं एक लार्ज सिटी के अंदर, यानी बहुत बड़ी कंट्री सिटी के अंदर। अगर हम लोग ये देखें कि लोगों के पास में पैसों की कमी हो, ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो ये जो हॉकर्स और जो स्ट्रीट वेंडलिंग जो होते हैं, ये सारे के सारे जो है कम पैसों में फुटपाथ पर ये सारी चीज़ें बेचते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी आजीविका को चला रहे हैं वहां पर। इसीलिए कोई न्यू फेवर्स किया जाता है कि एक ग्रुप तो उसको फेवर करता है, दूसरा ग्रुप उसकी अवहेलना करता है, तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, विवादास्पद हो जाता है और उससे संघर्ष पैदा होता है। लोग जो ये सोचते हैं कि लॉ फेयर नहीं है, जो अप्रोच कर सके कोर्ट को, जो है डिसाइड कर सके किसी भी इशू को लेके, तो कोर्ट के पास पावर होती है मॉडिफाई करने और कैंसिल करने लॉज की, अगर वो ये देखते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की पालना नहीं कर रहा है। नाउ टर्न योर पेज। अब हमें ये जानना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा रोल एज ए सिटीजन्स जो है वो यहाँ पर एंड नहीं होता कि हम अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं, बल्कि हमारा जो है ये भी रोल होता है कि हम न्यूज़पेपर के थ्रू और मीडिया के थ्रू जो केयरफुल रहे कि हमारे जो एमपीज है और जो हमने जिन जिन को प्रतिनिधि को नियुक्त किया है उनके एक्शन कैसे, क्या वो अपनी जो ऐसा कि हम फील करते क्या वो वैसे रिक्वायर्ड हो रहे हैं। एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक चीज़ में इन्वायरमेंटल और जोश भी होना चाहिए लोगों का, जिससे हेल्प मिल सके पार्लियामेंट को परफॉर्म करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन प्रॉपरली। हमने पढ़ा अर्लियर सेंशन जो है रूल ऑफ लॉ का इन भारतीय राष्ट्रवादी प्रोटेस्टेड और क्रिटिसाइज करते हैं जो भी मनमानी और रेप्रेसिव लॉज करते हैं जो एनफेज किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। हिस्ट्री प्रोवाइड करती है हमें सेवरल एग्जाम्पल लोगों को और कम्युनिटीज को जो स्ट्रगल करते हैं और एंड अनजस्टिस लॉ के लिए। हमने जैसे पढ़ा कि कैसे रोजा पार्क जो एक अमेरिकन वुमन थी, उसे रिफ्यूज कर दिया था अपनी सीट देने को एक बस में एक वाइट मैन को 1 दिसंबर 1995 में। वो एक प्रोटेस्टिंग द लॉ था कि उसको रिग्रेशन करना था, सारी डिवाइडेड जो थी पब्लिक स्पेसेस की, इसी के साथ में स्ट्रीट्स। हम लोग ये देख सकते हैं बिटवीन द वाइट्स एंड द अफ्रीकन अमेरिकन। ये हमने देखे ना कि कई तरह के स्ट्रगल्स देखे हैं। हर रेफ्यूजल वॉज अ वेरी event that marked the start of civil rights movement, which led to the Civil Rights Act in 1964, which prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin in the USA। उसने ये सब कुछ करने से मना क्यों कर दिया था? क्योंकि उसके पास सिविल राइट्स मूवमेंट जो था उस टाइम में एक्ट स्टार्ट हो गया था 1964 में, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन जो था वो किसी भी रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इन USA के अंदर, तो उसको रोकना था। ओके, नाउ योर लेसन इज एंडिंग हियर। टिल देन, थैंक यू।